चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। योगेश गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। योगेश जी बहुत स्वागत आपका। आनंद जैन कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आनंद जी बहुत स्वागत आपका। खिलावन चंद्राकर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। खिलावन जी आपका बहुत स्वागत है। और सत्यप्रकाश जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। सत्यप्रकाश जी आवाज़ आ रही है आपको? ठीक है। योगेश गुप्ता जी आपको आवाज मिल पा रही मेरी? जी सुन रहा हूँ। योगेश गुप्ता जी, क्या लग रहा है अब तक का जो प्रतिशत हमने दिखाया, जो समझ में आया 3 बजे तक, उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली नहीं सर? क्या किस ओर इशारा कर रहा है ये? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जिन मतदाताओं ने अभी तक अपना वोट नहीं डाला है जी, उनसे ये करबद्ध निवेदन करूंगा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी आहुति डालें जी वोट के माध्यम से और अपनी पसंद की एक मजबूत सरकार चुनें। जी। दूसरी बात आपने पूछी वोट ऑफ परसेंटेज, तो निश्चित रूप से वोट ऑफ परसेंटेज फर्स्ट राउंड की वोटिंग में भी लगभग 5 से 6% वोट कम हुआ था और उसके ऊपर सभी पार्टियों ने गंभीरता से चिंतन मनन भी किया था। विशेष तौर पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने इस पे कई दिशा निर्देश भी जारी किए थे। और अभी ये जो 3 बजे तक का आपका वोटिंग ऑफ परसेंटेज टीवी स्क्रीन पे दिख रहा है और जो मेरे पास सूचना है, लगभग 45 से 47% वोटिंग हुआ है सभी जगह जी, एक एवरेज। तो उसकी वजह है कि अभी 3 बजे के बाद जो वोट, लेकिन विपक्ष कह रहा था सर, आपने कहा कि सारी पार्टियों ने बड़ी चिंता जाहिर की, बैठक की और मनन किया, लेकिन विपक्ष कह रहा था कि भाई साहब भाजपा के खिलाफ गया है ये जनादेश पहला चरण। नहीं देखिए, भाजपा के खिलाफ जाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। अभी 3 बजे तक जो वोटिंग ऑफ परसेंटेज है वो इतना निराशाजनक नहीं है। 3 बजे काफी गर्मी चरम पर है इस समय, एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा शादी ब्याह का सीजन है, वो भी एक रीजन है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि वोटिंग का जो समय है वो खत्म होने तक लगभग 70% के आसपास वोट ऑफ परसेंटेज जाएगा और निश्चित रूप से माननीय मोदी जी के द्वारा संचालित जन कल्याणी लोक कल्याणकारी नीतियों को लेकर जनता में जो उत्साह है और उसके अनुरूप ही ये वोट ऑफ परसेंटेज जाएगा और पुनः एक बार मोदी सरकार चुनी जाएगी। अच्छा, डबल इंजन सरकार का कुछ असर देखने को मिलेगा भैया? कहाँ? मध्य प्रदेश में? हाँ, मध्य प्रदेश में। देखिए सुनील जी, मध्य प्रदेश में तो डबल इंजन की सरकार 2014 से काम कर रही है। 2014 में 27 सीटें, 19 में 28 और अब की बार 29-0 है पूरी। उसका कारण है कि कांग्रेस तो लापतागंज में गायब हो गई है। कांग्रेस के जो युवराज हैं वो चुनावी संगठन में कसावट की जगह जी विभिन्न तरह की यात्राएं निकालते हैं, लोगों का मनोरंजन करते हैं। और इस बार मध्य प्रदेश में कितनी सीटें आ रही हैं? ज्यादा कांग्रेसी है गुप्ता जी, इस बार मध्य प्रदेश में कितना जीत रहे हो? मैंने बताया ना, 29 पूरी की पूरी 29 सबकी चोट करा दी है। आनंद जैन जी भाई, गुप्ता जी 29 सीटें जीत रहे हैं सर। ये तो अभी 400 पार की बात कर रहे थे, अभी 200 पे भी नहीं है। तो नहीं, इनका तो MP की काम है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की अति उत्साह में बोली गई चीजें हैं और ये हमेशा अति उत्साह में यही बात करते हैं। पर सबसे ज्यादा इनको परेशानी राहुल गांधी जी से, कांग्रेस पार्टी से, दिग्विजय सिंह जी से। इनका पेट दुखता है और ना रात को ये लोग सो पाते हैं। ये भले ऊपर से कुछ भी बोले पर अंदर से इनको परेशानी तो कांग्रेस पार्टी से है, राहुल गांधी नहीं, जी वो से, अपना रिकॉर्ड बताना है ना 14 और 19 का। नहीं ठीक है ना, तो अगर देखिए जनता ने अगर उनको मैंडेट दिया है तो उसका हम स्वागत करते हैं, उसमें हम कहाँ डिनाई कर रहे हैं। अभी भी ये बोल रहे हैं 400 पार 500 पार, तो ये कुछ भी बोल सकते हैं चुनाव नहीं, 400 पारी का है, 500 नहीं। तो 400 में तो लड़ ही नहीं रहे, इतनी सीटों पे लाएंगे कहां से इनसे, ये तो पूछे। अरे अभी 400 तो ये कुछ भी दावा करे तो देखिए, सत्ता पक्ष में कोई भी कुछ दावा करे तो उसकी तो जवाब ठीक जी। अभी 400 सीटों पर वोटिंग नहीं हुआ, वो कह रहे हैं 7 चरण में 6 भैया बाकी हैं 5 चरण। भारतीय जनता पार्टी 400 पे लड़का रही है, 5 चरण का लड़का रही है 400 पे। देखिए, आप मुद्दे की बात नहीं सुन रहे हैं। आप 400 पे लड़ी नहीं रही है बीजेपी अभी तो। नहीं 400 पार कैसे करेंगे? और 400 पार ही जाएंगे, 370 प्लस एनडीए लड़ रहा है, बीजेपी नहीं लड़ रही 400 पे। आप करेक्ट कीजिए उसको। अलायंस मिला के 400 पार आपकी अलायंस बना के अभी तक आप ये आपने करेक्शन कर दिया अभी प्रथम चरण के मतदान के बाद। अच्छा ठीक है, एनडीए 400 पार ला रही है, ये मान रही है कांग्रेस? नहीं ला रही है 400 पार नहीं ला रही है सर, नहीं ला रही है। ये इनका अति अब ये ना कहते भैया कि अब 400 पे भी एनडीए नहीं लड़ रहा है।
नहीं, 400 पे तो लड़ रहा है, इसलिए 400 पार की बात जो ये कर रहे हैं वो भी गलत है, एनडीए की भी। तो कितनी सीटें कांग्रेस के हिसाब से आ रही हैं? रुक जाइए अभी गुप्ता जी, हम इस बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं करते क्योंकि हम भविष्यवक्ता नहीं है, इसलिए कितनी सीटें आ रही है हम बताने में सक्षम नहीं है जी। अच्छा, मध्य प्रदेश में कितनी सीटें जीत रहे हैं या कहां कहां इन्हें पटकनी दे रहे हैं? कुछ तो आकलन दे दो भैया। नहीं, ऐसे हम कोई भगवान थोड़ी है, हम तो हमारा काम है, विपक्ष का काम है मेहनत करना, विपक्ष का काम है मेहनत करना, लोगों के बीच जाना, मुद्दों के साथ जाना, मुद्दों के साथ लड़ना, वो हम कर रहे हैं। बाकी तो हमारी भगवान जनता है इस जनतंत्र में, इस प्रजातंत्र। आ रहा हूं गुप्ता जी, बीच बीच में नहीं, अभी रुक जाओ, पहले अभी मैं आऊंगा आपके पास सर। तो जनता को डिसाइड करना है ना ये चीजें, तो हम अभी कोई भी भविष्यवक्ता तो है नहीं कि हम कोई भी चीज का डिक्लेरेशन अच्छा, जैन साहब ये अचानक से हृदय परिवर्तन कैसे हुआ आप लोगों का? इससे पहले तो आप लोग तमाम सारे बातें करते थे, कहते थे कि भाई साहब मोदी जमानत जब्त, बोले एनडीए खत्म इंडिया के सामने, तब आपके पास आप बताइए, तब आपके सामने कहां से ये पैरामीटर था सर? नहीं, कौन से नेता ने बोला? आप पूरा इंडिया गठबंधन आपका बोला भाई साहब, कांग्रेस के व्यक्ति ने पूरा इंडिया गठबंधन आपका बोला। जनरल आदमी कोई कुछ भी बोले, इंडिया गठबंधन कुछ भी बोले, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, मैं कांग्रेस की तरफ से बात कर रहा हूं। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में। कांग्रेस ने कभी किसी भी उसमें हमारी पार्टी ने यह नहीं बोला है कि मोदी जी खत्म जमानत जब्त, ये गलत बात। अच्छा ठीक है, यानी कि आप भी उस प्रताप को दूसरे चरण में भांप गए। भाई गुप्ता जी, अब तो खुशी की बात है, कम से कम आपकी सबसे तगड़ी विरोधी विपक्षी पार्टी कह रही है कि नहीं भाई साहब ये गलत बात है, ऐसे हमने नहीं कहा। हमने नहीं कहा, हमने बोला ही नहीं, तो बात ही खत्म हो गई ना। अरे आनंद, अब रुक जाओ जैन साहब, अब इतनी अन्याय न करो, मैंने गुप्ता जी को रोका ना आपके बीच में। ठीक साहब, ठीक जी। नहीं आनंद जी, पहले तो आप ये बताइए, आज जो सेकंड फेज में वोटिंग हो रही है वो मध्य प्रदेश की 6 सीटें कौन सी है? उन 6 सीटों का नाम बताइए। आप हमसे क्यों प्रश्न कर रहे हैं? अच्छा, आप हमसे क्यों प्रश्न कर रहे हैं? आप हम उसके लिए है ना एंकर महोदय, हम आपको जवाब देने के लिए बात नहीं है। 6 सीटें कौन सी है, तो इससे मालूम पड़ेगा कि कांग्रेस है कहाँ। कांग्रेस ना बूथ पर है, ना यूथ के साथ है, ना जनता के बीच है। वहीं दूसरी तरफ हम 63,324 बूथों पर 5 से 6 बार तक पहुंच चुके हैं जनहितकारी योजनाओं के माध्यम से। पहला चरण अक्षत वितरण कार्यक्रम, दूसरा रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम, तीसरा गांव चलो भूत प्रभात अभियान, चौथा होली पर मोदी जी की राम राम, और 5वां हितग्राही लाभार्थी अभियान। इसके माध्यम से हमने जो केंद्र द्वारा और राज्य द्वारा संचालित जन कल्याण से जुड़ी हुई जो नीतियां, उनके बारे में जनता के बीच में जाके अच्छा गुप्ता जी, तो उन्होंने जो हमको अपार जन समर्थन का वादा किया है, उसके भरोसे हमारी पूरी पार्टी, पूरा संगठन ये दावा करता है कि हम 400 पार जाएंगे, और निश्चित रूप से आगामी 4 जून को ये परिणाम आपको लक्षित भी होंगे। गुप्ता जी, राम मंदिर का विषय अयोध्या उत्तर प्रदेश में तो प्रभावी तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने उठाया ही, और देश भर तक उसकी गूंज गई, विदेशों तक भी हमने देखा प्राण प्रतिष्ठा के दिन। लेकिन क्या मध्य प्रदेश में अभी जब चुनाव चल रहा है, क्या लोगों के दिल में, मन में, जहन में राम मंदिर वाला विषय है या फिर वो साइड हो गया? नहीं देखिए सुनील जी, राम मंदिर का मुद्दा ये आज का नहीं। मैं आपसे एक प्रश्न के जवाब में एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा, मुझे अनुमति दीजिए आप। जी। आप ही से जानकारी लेना चाहूंगा, क्या राम मंदिर का निर्माण इतना मुश्किल था जो पिछले 50-60 सालों में कांग्रेस नहीं कर पाई, जो 8-10 सालों में माननीय मोदी जी ने कर दिया? क्या मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई थी वहां? यही तो कांग्रेस पार्टी की दिक्कत है। रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकराते हैं, उनके अस्तित्व को नकारते हैं, वहीं दूसरी तरफ रोजा अफ्तार में जाते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, 20%, 28 की खुद खेलते हैं, दोष लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। हम तो लोक कल्याणकारी नीतियों के माध्यम से जनता के बीच में राम मंदिर का मुद्दा था, है और रहेगा। यानी कि तो राम मध्य प्रदेश में जो आपने प्रश्न पूछा, मध्य प्रदेश के संदर्भ में बता दूं, जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम हुआ था, जिला पंचायत स्तर से लेकर शहर, गांव, कस्बों तक जो जनता में अभूतपूर्व उत्साह था, जो जनता। अच्छा गुप्ता जी, एक छोटी सी टिप्पणी और चाहूंगा, फिर मैं जैन साहब के पास जाऊंगा। एक छोटी सी टिप्पणी और। विपक्ष कह रहा है कि आपके पास नेता नहीं बच्चे, आपके पास ऐसे लीडर नहीं थे,
तब आपने विपक्ष के लीडरों को उठाना शुरू किया और उन्हें टिकट देकर आप चुनावी मैदान में लाए। आपके पास तो नेता ही नहीं था। देखिए सुनील जी, कांग्रेस के पास ना नेता है, नेता से तात्पर्य नेता वो होता है जो फ्रंट में आके चुनावी समर में लड़ाई लड़े। मध्य प्रदेश के संदर्भ में जीतू पटवारी जी ने पराजय के भाव से स्पष्ट रूप से चुनाव लड़ने से इनकार किया, जहां एक तरफ वहीं दूसरी तरफ हमारे माननीय अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी चुनावी समर में, माननीय मोदी जी चुनावी समर में, माननीय अमित शाह जी चुनावी समर में, जिससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है, उत्साहवर्धन होता है। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नहीं, वो कह रहे हैं जितने नेता अभी शामिल हुए भाजपा में कांग्रेस से, वो कह रहे हैं आपके पास नेता नहीं थे इसलिए हमारे नेताओं को ले जाकर आपने मैदान में उतारा। नहीं, हमारे पास तो हर बूथ पर मोदी जी है, मोदी जी की गारंटी है, और 370 वोट बढ़ाने का जो लक्ष्य था उसको हासिल हमने इसलिए कर लिया कि 2.5 लाख से ज्यादा। अच्छा, इस बार छिंदवाड़ा भी छीन रहे हो क्या? जी 101% जीत रहे छिंदवाड़ा भी। छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने अपने नहीं, इसके आगे तो फिर कुछ बचता ही नहीं। 101% आपने गारंटी दे ही दी है। नहीं तो छिंदवाड़ा अपराजित नहीं है साहब, पहले हम एक बार जीत चुके हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय सुंदरलाल पटवा जी कमलनाथ जी को पटकनी दे चुके हैं। जी मालूम है। छिंदवाड़ा अपराजित नहीं, अपराजय नहीं है। जी जैन साहब, वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है भाई साहब कि छिंदवाड़ा जो है अपराजित हो, वहां पर एक बार हम जीत भी चुके हैं और इस देश में तो इंदिरा जी भी चुनाव हार चुकी हैं। हाँ, तो ये प्रजातंत्र है देश का, इसमें कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। या फूलन देवी चुनाव जीत सकती है और इंदिरा गांधी को जय नारायण सिंह भी हरा सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अटल बिहारी जी वाजपेयी भी चुनाव हारे हैं। तो ये देश की एक प्रजातंत्र की एक प्रक्रिया है, उसमें कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। तो इसीलिए मैंने पूछा कि कहां कांग्रेस ये मान के चल रही है मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर जैन साहब कि आप बहुत मजबूत स्थिति में हो और वहां भारतीय जनता पार्टी का दम घोट दिया आपने। हम तो 29 सीटों पे ही मजबूत, हम तो ये दावा करेंगे कि हम 29 सीटों पे ही मजबूत है, क्योंकि हम हमारा विपक्ष का काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, निष्ठा के साथ कर रहे हैं और कर्तव्य के साथ कर रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी हो, उमंग सिंगार जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, कमलनाथ जी हो, जितना हमारा शीर्ष नेतृत्व से लेकर कार्यकर्ता, जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है, वो पूरी ईमानदारी से विपक्ष की भूमिका में जनता के बीच मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज भी भगवान राम के मंदिर के ऊपर नहीं आ रही है। महंगाई का मुद्दा इन्होंने गौण कर दिया है, बेरोजगारी का मुद्दा इन्होंने गौण कर दिया है, किसानों की एमएसपी गौण कर दी है। जो इस मुद्दों को लेके आए थे भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, इन्होंने जितने देश के भ्रष्टाचारी नेता हैं दूसरे दलों के, उनको इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में लेके उसकी वॉशिंग मशीन में सफाई कर दी। इसके ऊपर क्या बोलेंगे? अगर आज 400 का सिलेंडर 1200 रुपए मिल रहा है तो इसके बारे में बीजेपी का क्या कहना है? 65 रुपए का पेट्रोल 110 रुपए मिल रहा है, उस पर क्या कहना है? मूल मुद्दा भूल गए। फिर राम मंदिर की, हिंदू मुसलमान की, अभी मोदी जी का एक भाषण आया था। ठीक है सर, ठीक है सर। भारत पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, ये जातिवाद की राजनीति हमेशा भारतीय जनता पार्टी करती है। ये तुष्टीकरण की नीति भारतीय जनता पार्टी करती है और हमेशा उसी मुद्दे पे लड़ रही है। अब इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, क्योंकि भगवान राम के मंदिर की बात करें जैन साहब, ठीक है, आपने जो विषय उठाया कि इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास ये हिंदू मुस्लिम वाला विषय है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को जनता क्या आशीर्वाद देगी या श्राप देगी, वो जनता को तय करना है। आप लोग तो जोर शोर से उठा ही रहे हो ना, बेरोजगारी, महंगाई, तमाम सारे विषयों को। जब आप उठा रहे हो सर मंचों से, तो फिर आपके पक्ष में माहौल जाना चाहिए। जब परिणाम आएगा 4 तारीख को तो समझेंगे। खिलावन चंद्राकर जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। खिलावन सर, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। क्या देख पा रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं सर? 88 सीटों पर वोटिंग हो रही है, मध्य प्रदेश में भी 6 सीटों पर वोट पड़ रहा है। इसको लेकर अब तक जो प्रतिशत रहा वो थोड़ा सा समझाइए, और क्या कह रही है सियासी हवा? देखिए, प्रतिशत को लेकर के जहां तक बात करें तो पिछले दौर में जो हुआ था, 6 लोकसभा क्षेत्रों के चुनाव, लगभग वैसा ही ट्रेंड अभी भी दिख रहा है। बहुत ज्यादा, मतलब पिछले लोकसभा चुनाव में प्रतिशत को छू लेंगे ऐसी स्थिति नहीं है। क्योंकि मैं खुद आज होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र के कुछ मतदान केंद्रों में गया था, और कई दूसरे संसदीय क्षेत्र के कई मित्रों से मेरी बातचीत हुई, बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात करते हैं ऐसे लोगों से। तो कुल मुझे लगता है कि हम जो 19 में जो चुनाव हुए थे,
ट्रेंड को प्राप्त कर लेंगे या उस प्रतिशत कर लेंगे, ऐसी संभावना कम दिखाई दे रही है। 4 बजे के बाद कुछ जगहों पे मिल रही है कि 4 बजे के बाद कुछ लाइनें लगी हुई है। सर आप होशंगाबाद गए, मुझे लगता है आपने बाकी धरातल पर भी चीजें जाकर देखी होंगी, मतदाताओं से भी आपने जिक्र किया ही होगा, बात की ही होगी, क्या विषय निकलकर सामने आया? क्योंकि जाहिर तौर पर अभिव्यक्ति की आज़ादी है और लोगों को ये है कि वो किसे वोट करें, लेकिन किसी को बताना वो उचित नहीं समझते भी और बताना भी नहीं चाहिए। लेकिन विषय क्या हावी होते दिख रहे हैं सर? देखिए, मतदाताओं से हमने बातचीत किया तो बातचीत में बहुत तथ्यात्मक जानकारी निकल के सामने नहीं आई। लेकिन हाँ, मोदी को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में ये था कि मोदी को आना चाहिए, इस तरह की भावनाएं थी। लेकिन हमने मैदान में देखा, जब हम फील्ड में गए तो फील्ड में देखा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता, यहाँ कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है होशंगाबाद में, तो मैंने देखा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता तो निकल रहे हैं, कुछ सक्रिय भी दिखाई दे, लेकिन भाजपा के मतदाताओं ने नहीं मालूम क्यों, या तो वो ये समझ के मतदान केंद्रों तक पहुंच पा रहे थे, या आसपास जो है भीड़ लगा के जो इस तरह से जिसके चुनाव में हम ट्रेंड देखते थे उस तरह का माहौल नजर नहीं आता। उसका मुख्य कारण यह है कि उनके मन में, भाजपा के कार्यकर्ताओं के मन में ये भावना आ गई है कि हम तो जीत ही रहे हैं, इससे संभव इस तरह की बात होगी। लेकिन हाँ, जब कम संख्या में लोग होते हैं, जैसे कांग्रेस में कार्यकर्ता भले ही कम संख्या में हो, लेकिन बहुत सक्रिय दिखाई दे रहे थे वो। गुप्ता जी, और ये तो दुखद जानकारी है भाई साहब आपके लिए। प्रधानमंत्री जी धुआंधार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो छुट्टी तक नहीं लेते, वो पार्टी को लगातार ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं और आपके कार्यकर्ता निकल नहीं रहे। योगेश जी, हाँ, मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं को निकालने के लिए जिस तरह से मैदानी स्तर पर भाजपा का पिछले कई चुनावों में प्रयास, ठीक है चंद्राकर सर, वो इस बार कम दिखाई दे रहा है। गुप्ता जी को जवाब देने दीजिए। गुप्ता जी, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर या मोदी को चेहरे को लेकर के जिस तरह से बात लगातार मतदाताओं के बीच जा रही थी, लगभग मुझे लगता है कि उससे भाजपा के कार्यकर्ता, मैदानी कार्यकर्ता बहुत संतुष्ट थे। संभवतः यही कारण है कि उनकी सक्रियता कम संख्या में दिखाई दे रही थी, कम मात्रा में, पिछले चुनाव की अपेक्षा कम मात्रा में दिखाई दे रही थी। जी ठीक है गुप्ता जी, आपके कार्यकर्ता नहीं निकल रहे भाई साहब पोलिंग बूथों तक? नहीं, देखिए सुनील जी, मैं इस बात से इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता हूँ, आदरणीय खिलावन जी बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनका सम्मान भी करता हूँ, और वो किस क्षेत्र में, क्षेत्र विशेष की बात कर रहे थे ये तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन निश्चित रूप से होशंगाबाद संसदीय सीट से हम एक बड़ी विजय हासिल करेंगे। वहां पर हमारा कार्यकर्ता चुस्त भी है और दुरुस्त भी है, और अभी तक जितनी भी लोकसभा चुनावों के रिजल्ट आए या विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आए, सर जब वोट ही नहीं उस हिसाब से पड़ेगा सर जब मतदाता ही घर से नहीं निकलेगा, क्योंकि कार्यकर्ता नहीं निकलेगा तो मतदाता को क्या लेना देना। बोले ठीक है छोड़ो भाई, यहाँ का कार्यकर्ता ही सक्रिय नहीं आपका। दूसरी बात, बड़े अंतर से तो कैसे जीत का दावा कर सकते हैं सर? हाँ, जीत एक अलग बात है, हार जीत एक वोट पर भी होती है, लेकिन क्या उतनी बड़ी जीत को लेके जो दिल्ली से आपने प्रण किया वो मुमकिन है फिर? नहीं, देखिए होशंगाबाद संसदीय सीट की बात करी है खिलावन जी ने, तो 2018 का विधानसभा चुनाव, 2023 का विधानसभा चुनाव, 2014 का लोकसभा चुनाव और 2019 का लोकसभा चुनाव, ये चारों चुनाव के रिजल्ट के अवलोकन के पश्चात ये प्रमाणित है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन वहां चुस्त भी है, दुरुस्त भी है, अपेक्षा के अनुरूप ही रिजल्ट देते आए हैं अभी तक, और हम आशा रखते हैं कि इस बार भी संभवतः ऐसा ही होगा। जी, गुप्ता जी कह रहे हैं भाई साहब हम तो आशा है, उम्मीद है और उसी पे दुनिया कायम भी है। हो सकता है गर्मी की वजह से नहीं निकला हो, बोले कहीं धूप में काले ना पड़ जाए। मतदाताओं से संपर्क सही कह रहे हैं, गर्मी की वजह से बहुत सारे मतदाता नहीं निकल पाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जहां तक होशंगाबाद के क्षेत्र है, जहां मैं गया था, कई लगभग 17-18 मतदान केंद्रों में गया, वहां जिस तरह की स्थिति दिखाई थी मुझे, और हालांकि इस पूरे संसदीय क्षेत्र में कई चुनाव जो है लगातार भाजपा जीतती आई है, और लगातार भाजपा का वर्चस्व रहा है यहाँ,
जी। लेकिन इस बार जो परिवर्तन जो महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है, वो परिवर्तन सिर्फ गर्मी के वजह से नहीं, ज्यादा ज्यादा हीट लग रहा है, ज्यादा दोपहर में बहुत धूप थी, लोग नहीं निकल पा रहे थे घर से बाहर, ये महत्वपूर्ण कारण नहीं है। हमने हमने गलियों में उन कार्यकर्ताओं को भी नहीं देखा जो कार्यकर्ता पिछले समय भाजपा के लिए मतदान करने के लिए प्रेरित करते हुए दिखाई देते थे कि घरों से निकालते थे मतदाताओं को। इस बात का भी अभाव दिखा गया। जी। तो कुल मिलाकर मेरा तो कहना है कि या तो की जो लहर चल रही है, या मोदी की हवा, या मोदी मैजिक जो चल रहा है, या मोदी की गारंटी को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह दिखाई दे रहा है, वो और यही उत्साह लगता है कि उन्हें उन्हें यह कहने के लिए, यह करने के लिए मजबूर होगा संभवतः वो मतदान केंद्रों में कम से कम जो है दिखाई दिए। जबकि ठीक। मैं समझता हूँ जिस तरह से मध्य प्रदेश जी। में आज 6 लोकसभा के चुनाव है, छत्तीसगढ़ में 3 लोकसभा के ठीक चुनाव है है, सर, बिल्कुल ठीक है सर। मैं एक सभी टिप्पणी एक भी ऐसा गुप्ता जी नहीं से ले है लेता कि हूँ। चुनाव गुप्ता जी से ऐसे एक है टिप्पणी लूंगा सर। पिछली बार भाजपा का भाजपा के ठीक है। प्रत्याशी जीतकर आए हैं, उसके बाद जी। तो जिस तरह से परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है कांग्रेस का, मुझे ठीक लगता है कि चुनाव इस बार तरफा नहीं बल्कि कांटे का संघर्ष की संभावना दिखाई दे रही है। ठीक है गुप्ता जी, जी आप 47 की बात करते हैं कि 47 तक हम भारत को विकसित बनाएंगे और तमाम सारी बातें आप 47 की करते हैं। अभी तो 24 चल रहा है और आपके कार्यकर्ता अभी से ये कह के बैठ गए हैं, निकल नहीं रहे घरों से पोलिंग बूथ तक, कि भाई साहब मोदी हैं तो मुमकिन है। क्या इसी सिर्फ नारे से चीज़ें चल जाएंगी या सहारे की भी ज़रूरत होती है मतदाता को कि चलो भाई साहब वोट डालने? नहीं सुनील जी, मैं आपको बताया नहीं कि हमारा संगठन 64,523 बूथों तक 5 बार हम लोग मतदाताओं से सतत संपर्क किए हैं। आज सुबह तक भी मतदाताओं से रूबरू हुए और निश्चित रूप से हमारा मतदाता हो सकता है कि खिलावन जी जहाँ की बात कर रहे हो वह वो लंच करने गया हो या जो कार्यकर्ता है या किसी काम से गया हो, लेकिन मैं बाकी सभी जगह की जो रिपोर्टें आ रही हैं वो हमें निराशा करने वाली नहीं है। जन कल्याण से लेकर गरीब कल्याण की नीति नहीं, वो तो 7-8 बूथ बता रहे थे खिलावन जी, और ये भी कह रहे हैं और एक बूथ पर एक कार्यकर्ता नहीं होता सर, आपके कई कार्यकर्ता होते हैं और सैकड़ों समर्थक आपके होते हैं। ठीक है, से लेकर बूथ प्रभारी तक होते हैं हमारे ठीक है सर। अगर ऐसी स्थिति है और वोट प्रतिशत कम है तो ये सर दुखद है। इसके लिए आपको अपने कार्यकर्ताओं को और ज़्यादा कम से कम ये कहना पड़ेगा, प्रेरित करना पड़ेगा कि आप लोग निकलें और लोगों को भी लेकर जाएं पोलिंग बूथों तक, क्योंकि सिर्फ टीवी पर बैठने से, अपील कर देने भर से चीज़ें नहीं होती हैं सर। उसके लिए धरातल पर जाना होगा, वोट पोलिंग बूथ तक। बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।